बाकी सबकी छुट्टियां वुट्टियां कैसी गुजरी हैं भाई हारिस, हसन, अरहम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ी अच्छी गुजरी। बड़ी अच्छी सर गुजरी बहुत सर। बिजी गुजर रही है, क्यों? शिफ्टिंग ही नहीं खत्म हो रही सर। कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? चांद पे शिफ्ट हो रहे हो? अच्छा, हम लोग जो पढ़ेंगे आज टॉपिक दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, हमारी थर्मल फिजिक्स के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें एक टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा टॉपिक है हमारे पास आइडियल गैसेस और तीसरा टॉपिक है टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, अच्छा जी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हमें पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। ठीक है जी, तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स पेयर्स में होते हैं, लेकिन स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम लिक्विड्स का जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड्स में स्लाइटली वीक होती है सॉलिड्स से। जबकि गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट इंडिविजुअली अवेलेबल होते हैं और उनके दरमियान में बहुत ज्यादा लार्ज गैप्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है भाई, अब हम जब किसी मैटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तो वो हीट एनर्जी जो है उस मैटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जाती है। ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है, उस मैटर के अंदर स्टोर होती है। और जो एनर्जी स्टोर होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लेट्स से एक सॉलिड है, ठीक है, और इस सॉलिड को हमने हीट करना शुरू किया, हम उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी हीट एनर्जी जो है वो इसकी मॉलिक्यूल्स में उसकी इंटरनल एनर्जी बन के स्टोर हो रही होगी। ठीक है जी, और इंटरनल एनर्जी के लिए सिंबल क्या हमने इस्तेमाल किया है? यू का। ठीक है, तो व्हेनेवर एनी सब्सटेंस इज हीटेड, ठीक है, द हीट एनर्जी is absorbed by the molecules and turn into internal energy of the molecules, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होती जाती है और वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो इंटरनल एनर्जी को हम सिंपली डिफाइन करते हैं, इंटरनल एनर्जी जो है इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की, वो हमारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। अगर हम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करें, ठीक है, जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब मॉलिक्यूल्स के अंदर इक्वल 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 अमाउंट में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उन सब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का सम कर लें तो हमारे पास दैट विल बी द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। आपके पास उस मैटर की, उस सब्सटेंस की टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है जी, so this is actually basics of this chapter, thermal properties of matter। किसी भी मैटर को जब हम हीट करेंगे तो वो हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स में स्टोर होगी, मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जस्ट लाइक मैकेनिकल एनर्जी जो हमने एस में पढ़ी है, इंटरनल एनर्जी भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो है वो सम होती है। जो भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम अगर हम करें तो आपके पास इंटरनल एनर्जी हमें मिल जाएगी, और ये ऑब्वियसली एनर्जी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसमें हम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ज़रूर हम इसमें ऐड करेंगे।
क्योंकि ये डेफिनेशन 2 मार्क्स की आती है। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर ऐड नहीं करेंगे तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा इसके अंदर। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो पूछ लीजिए इसके अंदर। हारिस, हसन, अरहम, ईशान। सर इसमें हम सराउंडिंग को कंसिडर तो नहीं कर रहे ना? नहीं, हम सराउंडिंग को नहीं कर रहे हैं, हम लोग यही कंसिडर कर रहे हैं कि सारी की सारी जो हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स में जा रही है। सराउंडिंग की बात थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चाय का कप है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब वो चाय का कप आप बिस्तर पे बैठ के पी रहे हैं या एरोप्लेन में घूम रहे के पी रहे हैं, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक दैट वाज यू आर टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग। ठीक है ना? सर सिर्फ के और पोटेंशियल एनर्जी ऐड करेंगे या जो मॉलिक्यूल्स की अपनी हीट एनर्जी होती है या एक्स्ट्रा एनर्जीज नहीं होती है नहीं वो नहीं, भी वो ऐड होंगी? मॉलिक्यूल्स के पास हीट एनर्जी नहीं होती है। हमारे सारिक्यूल्स को जब हीट एनर्जी दी जाती है तो वो हीट एनर्जी दो ही फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, या तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है या पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। और बेसिकली किसी भी वक्त इन दोनों एनर्जीज का सम जो है वो उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स के पास जो हीट एनर्जी होती है सोई हुई, स्टोर हुई हुई, उसको हम इंटरनल एनर्जी कह रहे होते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी, अच्छा, सवाल ये उठता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस चीज से रिलेट होती है? ये कॉपी हो गया भाई? 2 मिनट सर। और सर ये पोटेंशियल एनर्जी हर तरह की पोटेंशियल एनर्जी है या सिर्फ नहीं, ग्रेविटेशनल? ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं है, ये सिंपल पोटेंशियल एनर्जी है। मैं भी बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मॉलिक्यूल्स की। जी, हो गया कॉपी? जी सर। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, हाँ भाई, अब दो चार बेसिक बेसिक पॉइंट बताइए। लेट्स से मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड में आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स जो है ये मूव नहीं कर सकते, सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, और हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑसिलेशन मोशन के चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि इनकी जो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक होती है। ये बताइए मुझे, ठीक है, कि मैं सॉलिड को जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से इन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की स्पीड पे क्या इफेक्ट आएगा? What will happen to the vibration speed of molecules? और सर ज्यादा वाइब्रेट करेंगे? ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, इनकी स्पीड जो है वाइब्रेशन की बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, यानी स्पीड बढ़ने का मतलब है कि क्या चीज बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मींस क्या चीज बढ़ेगा इसका? क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर राइज होगा, है ना भाई?
जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसके अंदर? हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है इसके अंदर किसी को? नहीं सर। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास मॉलिक्यूल्स की किससे रिलेट होती है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर से रिलेट होती है। यही वजह है कि टेम्परेचर की हम दो डेफिनेशन बना सकते हैं। एक डेफिनेशन हमारे पास टेम्परेचर की बन सकती है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो आपके पास डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर बोलते हैं। जबकि हम दूसरी डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है एवरेज, क्योंकि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम हो रही है, इसलिए हम एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर। यानी मॉलिक्यूल्स की जितनी ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल्स की, उतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, विच मींस उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जब इनकी स्पीड बढ़ेगी, इनकी वाइब्रेशन की एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या इनका कोलिजन रेट, एक दूसरे से कोलिजन करना, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ता चला जाएगा। और सही बात कोलिजन, सर। बिल्कुल सही है, कोलिजन्स बढ़ते चले जाएंगे। और हमें पता है कि कोलिजन्स की वजह से, जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलिजन होती है और कोलिजन्स की वजह से जो एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है, उस प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा हुआ है? कंडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब लेट्स से मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बताएं। आप एक बेंच पे बैठे हुए हैं, आपके साथ में आपका एक दोस्त बैठा हुआ है, आपका दोस्त कंटिन्यूअसली हिले जा रहा है, ठीक है, सर हिला रहा है अपना, और सर हिलाते हुए बार बार आपके सर से उसका सर टकरा रहा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, रोकने की कोशिश करेंगे हैं? सर, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। रुक ना रही है वो आदमी, वो पागल है, वो काट वाट लेगा अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे प्रूफ हारिस? हारिस फिर थोड़ा हो सा आप जाएंगे। उस, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे उससे, है ना? जी सर। बिल्कुल सही है। दूर होना मीन्स मॉलिक्यूल्स की पोजीशन में चेंज आएगा। ठीक है जी। तो गैप हमने बढ़ ये जाएगा। हाँ, गैप बढ़ जाएगा। जैसे कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को तो हमने रिलेट कर दिया, किससे रिलेट होती है? टेम्परेचर की। उसके बाद जी फातिह साहब, आप कुछ रेज हैंड कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, जब सर ये मॉलिक्यूल्स, एक मिनट ना, कहते पीछे वाली स्लाइड पे करिएगा, जरा लिखना है, नोट्स अच्छा बना। बना, हो गया सर, हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जब ये मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? अपनी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज इन पोजीशन, थोड़ी सी इनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, चेंज इन पोजीशन होगी। ठीक है। और चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है? क्या द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? ये किस एनर्जी की डेफिनेशन है? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की, बिल्कुल सही है। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉलिक्यूल्स अपने दरमियान में इंक्रीज करेंगे गैप को इंक्रीज करेंगे। और गैप को इंक्रीज करना, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को चेंज होना, इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये मुझे बताइए कि जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप बढ़ता है तो उनकी क्या चेंज हो जाती है? पोजीशन चेंज हो जाती है ना। पोजीशन चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज में उनकी स्टेट चेंज हो जाती है।
तो चेंज इन पोजीशन मींस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इंक्रीज इन गैप, और इंक्रीज इन गैप का मतलब है कि चेंज इन शेप या चेंज इन स्टेट, आपके पास उनकी स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाती है। अब मुझे बात बताइए आपको, मैंने अभी कहा कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? चेंज इन टेम्परेचर की। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स किस चीज की वो लेती है? क्या करती है पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की? स्टेट चेंज करती है। तो इंटरनल एनर्जी की दो फॉर्म्स होती हैं। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में या तो कन्वर्ट होती है मॉलिक्यूल्स की, या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर रेज होता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है। और इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जब चेंज होती है तो मॉलिक्यूल्स की स्टेट चेंज होती है, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मैं बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ। लेट्स से मुझे बताइए सॉलिड है और लिक्विड है। ठीक है जी, सॉलिड में पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल्स पेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है, या ट्रिपलेट्स, या लेकिन दरमियान में थोड़े 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 गैप्स जरूर होते हैं। ये बताइए कि किस स्टेट में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, किस स्टेट में मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, सॉलिड्स में या लिक्विड्स में? गैस, इन दो केस की लिक्विड बात। सर। लिक्विड में हम कहेंगे कि हाई पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप ज्यादा है। सॉलिड्स में लो पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप कम है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये हमारे पास हमने डिफाइन कर लिया कि इंटरनल एनर्जी की जो दो फॉर्म्स हैं, काइनेटिक का काम क्या है, टेम्परेचर का चेंज करना, और हमारे पास स्टेट चेंज की रिस्पॉन्सिबल कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम एक काम करते हैं, अपने किसी पुराने कॉन्सेप्ट पे भी लगाने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास एक बड़ा पुराना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज नोन एज हीटिंग कर्व। हम एक हीटिंग कर्व बनाते हैं, ठीक है, दिस इज ए हीटिंग कर्व, ठीक है, और हीटिंग कर्व ऑफ आइस हम ले रहे हैं, ठीक है, यानी हमारे पास कंसीडर करें कि एक आइस क्यूब है, ठीक है, जो कि कंसीडर कर लें लेट्स से -7 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। तो हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, टेम्परेचर, ठीक है, टाइम ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे इस आइस को, इसका क्या इंक्रीज होगा भाई, क्या इंक्रीज होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। लेट्स से हमारे पास आइस जो है वो कितने टेम्परेचर पे है, -7 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, ठीक है जी, अच्छा जी। तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको हीट करना शुरू किया, ये हीट होते 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 -7 से, मैं इसका कलर चेंज कर दूं, -7 से किस टेम्परेचर पे आ गई ये, कितने टेम्परेचर पे आई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई तो हम देखें इसको डायग्रामिक फॉर्म में हम कैसे देखते हैं कि हम इसको हीट करते गए और ये -7 से आइस क्यूब कितने टेम्परेचर पे आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही है जवाब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारी की सारी हीट एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू। अच्छा बाय द वे, अगर आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला के इसको हीट करना शुरू करें तो व्हाट यू विल नोटिस दैट कि आपके पास आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और साथ साथ आपको पानी भी दिखेगा, ऑल्दो आप इसको हीट कर रहे होंगे, लेकिन इसका टेम्परेचर अभी भी कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कुछ देर के लिए व्हाट यू विल सी दैट कि आपके पास ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, कोई टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आ रहा होगा, ऑल्दो आप यहाँ पे इसको हीट करे जा रहे हैं लेकिन किसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। क्यों टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा? कौन सी ऐसी एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की जो नहीं बढ़ रही है और कौन सी एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की जो बढ़ रही है? पोटेंशियल नहीं बढ़ी ना, पोटेंशियल बढ़ रही है और काइनेटिक नहीं बढ़ रही है, ठीक है जी। तो काइनेटिक इंक्रीज नहीं हो रही और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है।
यानी यहाँ पे आपके पास हमने जो हीट एनर्जी दी थी, बल्कि मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूँ, हमने जो हीट एनर्जी दी थी वो इंटरनल एनर्जी की कौन सी फॉर्म में गई, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे हमने जो इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं वो पोटेंशियल की कौन सी फॉर्म, इंटरनल की कौन सी फॉर्म में जा रही है, पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको लेबल भी कर लूँ ए बी सी से, तो हम कहेंगे ए टू बी टेम्परेचर राइज हो रहा है, बी के ऊपर ये क्या हुई, स्टार्ट मेल्टिंग, और सी पॉइंट के ऊपर क्या हुआ होगा, ये कंप्लीटली क्या हो गई होगी जी, मेल्ट हो गई होगी। ठीक है जी। सर फिर सर एक बात बताएं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ पोटेंशियल बिल्कुल नहीं बढ़ेगी किसके अंदर बेटे, ए से बी में। ए से बी में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी, कुछ और भी कोई पूछ रहा था। तो मैंने भी यही पूछना था। ठीक है, ए टू बी में पोटेंशियल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, और बी टू सी में कोई काइनेटिक में चेंज नहीं आएगा। यानी अगर मैं स्टार्टिंग में यहाँ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। और यहाँ पे स्मेल्टिंग के दौरान में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। और उसका एविडेंस क्या है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसको कॉपी करें। अच्छा जी, इसके बाद ये ग्राफ कैसे कंटिन्यू होता है, आप सबको पता है, ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज होता जाता है, होता जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर आपके पास ये स्टॉप हो जाता है, और दैट इज एक्चुअली व्हाट टेम्परेचर, 100। फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखनी शुरू हो जाती है इस तरह से, और उसके बाद फिर ये ग्राफ कंटिन्यूटी में चला जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, तो दिस इज एक्चुअली योर बेसिक हीटिंग कर्व, बिल्कुल आपका बेसिक सा जो हीटिंग कर्व है वो ये है। ठीक है, इसको जरा कॉपी कर लीजिए आप लोग, फिर हम इसको और कंटिन्यू करते हैं।
हाँ विड्रॉ हो गया ये। जी सर। अच्छा जी, अब बेसिक दोबारा वापस चलते हैं। 100 से ऊपर क्यों जाएगा फातिह? जब हम 100 से ऊपर गैस को भी हीट करेंगे तो गैस का टेम्परेचर भी तो 100 से बढ़ेगा ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा। फिर गैस आपके पास जरूरी थोड़ी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। ठीक है। अच्छा जी, तो ए से बी तक सर हमारे की पास, तो प्योर सब्सटेंस का हीटिंग कर रहा है ना, जी प्योर सब्सटेंस का हीटिंग कर रही है। अच्छा, हमने ए टू बी जब जब हमने इम्प्योर का होता है काइनेटिक और क्या कह रहे हो? इम्प्योर सब्सटेंस के टाइम पे पॉसिबल है सर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बढ़े? नहीं, किसी भी सब्सटेंस के लिए कभी भी पॉसिबल ऐसा नहीं है कि जब आपके पास स्टेट चेंज हो रही होती है तो कभी भी आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब भी आपके पास टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगी। इम्प्योर हो या प्योर हो, हाँ उस टेम्परेचर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी हारिस। लेट से इम्प्योर है तो हो सकता है आपके पास 0 की जगह 2 डिग्री के ऊपर मेल्ट होना शुरू हो, वो अलग चीज है। लेकिन आपके पास कभी भी पोटेंशियल बढ़ेगी तो ठीक है। काइनेटिक नहीं बढ़ेगी, और जब काइनेटिक बढ़ रही होगी तो पोटेंशियल नहीं बढ़ेगी। याद रखिएगा इस बात। ठीक है। अच्छा, ए टू बी हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बी टू सी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी क्योंकि स्टेट चेंज हुई, और आपके पास बी पे आइस मेल्ट होना हुई शुरू हुई, सी पे आइस कंप्लीटली मेल्ट होके किसमें बदल गई? आपके पास वाटर के अंदर चेंज हो गई। उसके बाद बताइए मुझे कि सी से डी पॉइंट तक क्या हो रहा है? दोबारा हमारी प्रोवाइडेड हीट एनर्जी किसको चेंज कर रही है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है? 0, यानी आपके पास टेम्परेचर 0 से बढ़ते 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 100 पे पहुंचा। डी टू ई क्या हो रहा है आपके पास? डी टू ई में फिर से आपके पास स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे ये लिक्विड बॉयल होना शुरू हुआ, और डी से ई पे ये कंप्लीटली किस में बदल जाएगा? स्टीम में। ठीक है। यानी दोबारा यहाँ पे हमारी दी हुई हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा जब भी हमारे पास टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम मजीद इसको हीट करते रहे अंटिल द प्लाज्मा स्टेट, तो आपके पास सिंपली हमारी प्रोवाइडेड हीट एनर्जी किस में ही चेंज होती रहेगी? काइनेटिक के अंदर। और पोटेंशियल एनर्जी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारा हीटिंग कर्व बनेगा। इसको जरा जल्दी से फिल कर लीजिए पूरी को, तमाम वैल्यूज। क्या कह रहे हो अरहम? कि क्या मतलब है इसका? क्या लिखा है इन्होंने? अरहम, परफेक्ट इलास्टिक, जी बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होती है, बिल्कुल सही। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हमेशा हम परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन को कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है।
व्हेन द सब्सटेंस रीचेस टू इट मेल्टिंग पॉइंट, तो वहां पे आपके पास देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फर्दर, आपके पास क्या चेंज होनी शुरू हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशंस है उसमें अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स के अंदर पोजीशंस में चेंज आते हैं, और पोजीशन में चेंज होने का मतलब ये है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, स्टेट चेंज होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप बढ़ते हैं, बैक गैप्स जो है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अपार्ट जाने शुरू हो जाते हैं। जब आपके पास सब्सटेंस कंप्लीटली अपनी स्टेट को चेंज कर चुका होता है, लेट से मेल्ट हो चुका होता है, अगर हम उसको फिर भी कंटिन्यूसली हीट करें तो फिर उसका टेम्परेचर चेंज होता है, दोबारा से चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में वी नो दैट देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी उस वक्त स्टेट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा होता। उसके बाद जब सब्सटेंस आहिस्ता 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 अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो फिर दोबारा से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो दोबारा से जीरो हो जाता है, दोबारा से सब्सटेंस बॉयल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी सिंपल सी चीज है, हमने एक चीज पढ़ी हुई है ओ लेवल्स में जिसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक्चुअली में किससे रिलेटेड होती है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक सवाल करें कि अगर हमें किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें उसको कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्चुअली दैट इज एक्चुअली दी हीट कैपेसिटी। और टेम्परेचर बढ़ाने वाली एनर्जी जो होती है एक्चुअली में वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमें कितनी हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज हो जाए, तो दैट इज एक्चुअली नोन एज हीट कैपेसिटी। डिफाइन हम इसको कैसे करते हैं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, इस वक्त उसका टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, बस 18 आजकल के हिसाब से ज़्यादा हो गया, आजकल वैसे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, लेट्स से इस वक्त कितना टेम्परेचर है उसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हम उस सब्सटेंस को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट दे के हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, और उसका टेम्परेचर बढ़ा के हमें कितना करना है, 11, कितना चेंज करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें इस सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही इसकी क्या होगी, हीट कैपेसिटी होगी। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी होती है। डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट energy required to change the temperature of a substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। क्योंकि केल्विन स्केल की और सेंटीग्रेड स्केल की प्रेसिशन सेम होती है। ठीक है, 1 चेंज इन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड बराबर होता है 1 केल्विन के, ये हम और डिटेल में आगे जाके पढ़ लेंगे, तो हम लोग दोनों यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज इट्स हीट कैपेसिटी। फॉर्मूले की फॉर्म में क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू दैट इज C डेल्टा T। ठीक है जी, जिसमें C जो है ये कैपिटल लेटर है, अपर केस है। ठीक है, और दैट इज हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कितना हमें टेम्परेचर चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे तो 1 है, तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा टी 1 लिखेंगे कैसे निकलेंगे, 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और Q क्या है हमारे पास, हीट एनर्जी। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने इसमें?
नहीं सर। छापो जल्दी से। तो सर जब किसी चीज का स्टेट चेंज हो रहा होगा तो उस कंडीशन में हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तब हम हीट कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जी कॉपी हो गया ये। सर अच्छा जी, हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। अगर हमें हीट कैपेसिटी को सब्जेक्ट बनाना है तो ये हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी, यानी इसी से हीट कैपेसिटी का यूनिट भी मिल सकता है, दैट इज जूल्स पर सेंटीग्रेड या फिर जूल्स पर केल्विन। ये आपके पास जो है ये हीट कैपेसिटी का जो है वो यूनिट बन जाएगा। ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इससे ब्रॉडर टर्म जो है, ठीक है, कि हमें 1 किलो पानी की हीट कैपेसिटी अलग है, 2 किलो पानी की अलग है, 3 किलो की अलग है, 10 किलो की अलग है, एक बाल्टी में अलग है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक ब्रॉडर टर्म बनाई जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको ये बताती है कि आपके पास लेट से एक सब्सटेंस है, उसका 1 kg है। 1 kg सब्सटेंस को आपने क्या करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया। ठीक है जी, आपने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की। हीट एनर्जी प्रोवाइड करके आपने उसका टेम्परेचर जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड था 10 से 11 में चेंज कर दिया। 1 किलो सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका एडवांटेज ये होगा हमें कि अगर हम कहेंगे कि अगर हमें 1 किलो पानी को गर्म करने के लिए 4200 जूल चाहिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 किलो पानी का, तो 2 किलो पानी को उसका डबल चाहिए होगा, 3 किलो को उसका ट्रिपल चाहिए होगा। तो दैट इज बिकम मोर इजियर फॉर अस कि हम उसको अमाउंट ऑफ मास से मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू से किसी भी वक्त उस पर्टिकुलर मास की हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change the temperature of unit mass substance through 1 degree centigrade or 1 Kelvin. The amount of heat energy required to change the temperature of unit mass substance, ठीक है, to change the temperature of unit mass substance through 1 degree centigrade or Kelvin.
ठीक है जी। यूनिट मास सब्सटेंस का आप सबको पता है, यूनिट का मतलब होता है 1 kg मास होगा यहाँ पे, यूनिट मास। 1 kg मास सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हमें हीट एनर्जी चाहिए उसी को हम उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T। ऑब्वियसली Q आपके पास अगेन हीट एनर्जी है, M आपके पास मास है, C आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो कि आपके पास लोअर केस में, दिस इज स्मॉल के सी, लोअर केस का सी है, और दिस इज अगेन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, इस तरीके से यानी आपके पास सी किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन M डेल्टा T। ठीक है जी, यानी इसका यूनिट बनेगा जूल्स पर केजी पर सेंटीग्रेड। ठीक है जी, या पर केल्विन, ये आपके पास इसका यूनिट बन जाएगा। ठीक है जी, दिस इज द यूनिट। ठीक है, और अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हीट कैपेसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा कैपिटल सी हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल सी मल्टीप्लाई बाय एम। यानी अगर हम किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उसके अमाउंट ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सिंपली उसकी क्या मिल जाएगी, हमें उसकी हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है जी, ये भी जरा नोट कर लीजिए। इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर। आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए। कॉपी हो गया ये? सर चले भाई, यहाँ स्टॉप करते हैं। ठीक है भाई, कोई सवाल पूछना किसी ने? एनी क्वेश्चंस एनीवन? हारिस, अबू बकर, फाते। सर ये थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से टेम्परेचर, मुझे ये बात अभी कंफ्यूज करी। बेटा देखो, जब हम मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है ना, तो स्पीड बढ़ने का मतलब ये है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि उनका टेम्परेचर रेज होता है। यानी मॉलिक्यूल्स जितने फास्ट मूव कर रहे हैं मींस उनका टेम्परेचर उतना ज्यादा है। यही वजह है कि हम टेम्परेचर को क्या कहते हैं, टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स की मोशन जितनी फास्ट होगी उतना ज्यादा हम कहेंगे उसका उतना टेम्परेचर है। ठीक है, तो सर मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही थी तो उस वक्त मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे होते। मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं, बस वो दूर जा रहे होते हैं। ठीक है, उनकी पोजीशन में चेंजिंग हो रही होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो सब होती है ना उनके पास कुछ ना कुछ, लेकिन बस उनकी पोजीशन में चेंज आ रहा होता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है भाई बच्चों, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।